जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी चीमा साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। बड़ी मेहरबानी। मेजर साहब, आज आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है क्योंकि आप फ़ौजी भी रहे हैं और आप जो फ़ौज है वो आपके अंदर है। मतलब वो कहते हैं ना, एक दफ़ा कोई फ़ौजी हो जाए तो उसको दोबारा जो है ना वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता, क्योंकि फ़ौज ने जिस तरह ट्रेन करती है, जिस तरह अपब्रिंगिंग करती है, मतलब एक बड़ी सारी बात है, एक बड़ी ख़ास किस्म की एक इन्वेस्टमेंट होती है एक फ़ौजी के ऊपर। अभी पता जी, चला है कि इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो एक नया जो है वो एक कैटर फौज का शुरू करे, जिसको कहते हैं अग्निपथ के नाम से। जो अभी सुनने में आया है कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में तकरीबन जो है वो कुछ तकरीबन 45-46 हज़ार के करीब यूथ जो है, जो कि तकरीबन 18 साल से 21 साल के दरमियान की है, जो उसको वो रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन इनका टेन्योर 4 साल का होगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें ये जानना चाहता हूँ, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो वेटरन्स हैं वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके हक में बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इसको, ये क्यों करके इसके बारे में ये क्यों करके मोदी साहब को ये करना पड़ा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जॉब्स क्रिएट करेगा और इस तरह की चीजें भी होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को बेरोजगार भी हो जाएंगे 4 साल बाद। तो आप क्या समझते हैं, ये लॉजिक क्या है? और आप क्योंकि फौजी रहे हैं तो आप ज्यादा इनसाइड द सिस्टम बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की क्या लॉजिक है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। तो काइंडली हमारे व्यूअर्स को एनलाइटन कीजिए। थैंक यू वेरी जी बहुत-बहुत शुक्रिया चीमा साहब बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए शो पे। चीमा साहब, जहाँ तक मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है अग्निपथ की, जिसमें जो पार्ट लेंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि पूरी हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स मिला के तकरीबन 15 लाख की हैं। 1.5 मिलियन 15 लाख की हैं। तो उसमें अगर हम ये कहते हैं कि 40-45 हज़ार भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं ये, तो उसमें कितने यू नो वो क्या परसेंटेज है? तो उनका परसेंटेज एक्चुअली चीमा साहब इज वेरी वेरी लो। पहली चीज तो ये है, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द आर्मी। अगर आप सिर्फ नेवी और एयरफोर्स को ना भी, ये है तीनों के लिए, इट्स फॉर द थ्री आर्म्ड फोर्सेस, बट दे आर वेरी दिस थिंग, क्योंकि 15 लाख में से आप एक तरफ 15 लाख लगा लीजिए, एक तरफ 40-45 हज़ार जो भी हैं इनके। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि चीमा साहब, एक इसके जो फायदे समझे जा रहे हैं, मैं फायदे नुकसान दोनों आपको बताता हूँ। जो मैंने सुना है, जो हमारे सीनियर्स हैं, वेटरन्स हैं, जो बोल रहे हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। फायदे ये हैं कि यूथफुल प्रोफाइल, आई थिंक एवरेज एज 31-32 की है। वो लेट ट्वेंटीज में चली जाएगी, मिड टू लेट ट्वेंटीज में चली जाएगी एवरेज एज। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये भी होगा चीमा साहब आगे चल के कि वो जो यूथ आएगा ना, जैसे आपने हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले की, या रिकॉर्डिंग के दौरान ही आपने बोला था कि फौज एक ऐसी चीज बना देती है जिससे कि बंदे का जो है ना, उसका डीएनए चेंज हो जाता है। ठीक है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, मैं बहुत बड़ा नालायक था चीमा साहब। अब आप बोलेंगे आज कौन से लायक हो गए, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत लायक हुआ हूं चीमा साहब, वो फौज की वजह से है। सो हम तो बिल्कुल लाइफ में वी वर टोटली विदाउट कंपास, विदाउट डायरेक्शन। हम तो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद थे। हमने तो कुछ जिंदगी में करा नहीं था, और जिंदगी में हम नॉन अचीवर ही रहते। वो फौज आ गई, फौज ने दो चार हाथ वाथ लगा के हमें सेट कर दिया, वरना हमारा तो बेड़ा गर्क था हमारा। तो मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज यह मुझे ऐसा लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के अलावा, दो दिस फिगर इज वेरी स्मॉल, और जब बाहर जाएंगे तो इसमें से तकरीबन करीब 30-31 हज़ार लोग हर साल बाहर जाएंगे, क्योंकि 25% को वापस वो ले लेंगे। 30-1 हज़ार, तो मुझे लगता है सोसाइटी में these people will have at least some positive role to play, क्योंकि वो जो फौज का डीएनए है वो कहीं नहीं जाता। जहां तक वेटरन्स हैं जो अपोज कर रहे हैं, ये बात सच है। मेजोरिटी ऑफ द वेटरन्स हैव अपोज्ड इट, जितना थोड़ा बहुत मैंने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा है। एंड बट वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अनदर एंगल। हमारा ना, हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे लिए वो न्यूज नहीं है। मेरे लिए अच्छी न्यूज ये है कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने चीमा साहब अपनी जिंदगी फौज को दे दी है। ये जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने 30-40 साल नौकरी करी, 45 साल नौकरी करी, उन्होंने अपनी जिंदगी भारतीय सेना को दे दी। तो कुछ भी चेंज होता है ना, जो उनको ऐसा लगता है विद देयर एक्सपीरियंस कि मे बी दिस विल बी गुड, मे बी नॉट गुड, सो जाहिर सी बात है वो लोग इनको अपोज करेंगे, अपनी राय रखेंगे।
एंड दिस कम्स, यू नो, मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन इस चीज से मिलता है, इसलिए नहीं कि कोई सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि फौज छोड़ने कितने साल बाद भी लोग इतनी मोहब्बत करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने सब कुछ दिया है, चाहे वो सपोर्ट कर रहा हो अग्निपथ को, चाहे वो अपोज कर रहा हो। कोई भी वेटरन कुछ कर रहा हो, लेकिन वो वेटरन क्यों कर रहा है, उसकी नीयत क्या है। हम कहते हैं ना, हम लोग इंडिया में कहते हैं कि जो काम भी करो उसके पीछे पहले नीयत देखते हैं कि इसकी नीयत क्या है बंदे की। और मुझे लगता है नीयत सारे वेटरन्स की, अपोज कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एक ही है कि यार ये जो फौज है जिसने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमें इतना बड़ा बनाया, हमें इतना कैपेबल बनाया कि समाज में, अपने समाज में हम लोग सर उठा के आज चलते हैं, हमें बनाया जिस फौज में, विच गेव अस एवरीथिंग, उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आई थिंक it is also from the point of view of love, affection and concern for the organization, which is like a family to them. तो मुझे लगता है यहां से जितने भी objections आ रहे हैं, they are coming from that space. बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे साहब इसमें वो जो बात चल रही है, अब ये लॉजिक क्या समझते हैं आप कि आप जी एक 4 साल के लिए रहेंगे, ठीक है, और उनमें से कुछ लोग जो हैं, जो 25% है वो अग्निवीर बन जाएंगे, जिनका जो टेन्योर है वो तकरीबन 15 साल के करीब होगा, और वो जो उनमें से फिर आगे जो 75% जो अग्निवीर होंगे, वो उनको फिर वो सेवा निधि दे दी जाएगी, जो जिसको एग्जिट पैकेज कहा जाता है, वो 12 लाख रुपए का और सर्टिफिकेट का। क्या ये बेसिकली एक वेस्टर्न मॉडल है? क्योंकि हम अक्सर अमेरिकन को देखते हैं, वो इस तरह है कि बहुत सारे अमेरिकन ने सर्व किया आर्मी में। मैं कई दफा किसी अमेरिकन डिप्लोमेट को मिलूं या किसी पॉलिटिशियन को या किसी को मिलने का इत्तेफाक हो, तो वो कहते हैं जी हम तो वेटरन है। मैं कहे तुसी कहीं दे वेटरन हो, आपकी समझ नहीं आई, आप फॉरेन सर्विस में है। तो वो पता चलता है कि थोड़ी देर, तो इसमें लॉजिक जो है आप क्या समझते हैं? क्योंकि दो तरह की चीजें हैं, एक चीज तो ये है कि ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, या कि आप समझते हैं कि ये एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फोर्स होगी जो कि सोसाइटी में जाके अच्छे तरीके से काम कर सकती है। ये लॉजिक आपको किस हद तक, या ये आप माइंडसेट समझते हैं इसके पीछे, या कि वो एक जो इमीडिएटली किसी सियासी जमात का ये भी एजेंडा होता है कि आप लोगों को नौकरियां दो और उसकी तरह हाईलाइट करो, एंड फौज का ठप्पा जो है दैट गिव्स यू द बेस्ट ऑफ इन द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशंस आपको लेंगे। ये क्या एंगल है? इसको जरा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव या अमेरिकन पर्सपेक्टिव से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरह वो करते हैं। जी 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 चीमा साहब, सिर्फ अमेरिका में नहीं है, रशिया में भी है, चाइना में भी है, और कंट्री, वहां पे कंस्क्रिप्शन का मामला थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। दिस इज नॉट क्लासिकली कंस्क्रिप्शन, ये क्लासिकल कंस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है, सब लोग वॉलंटियर्स हैं, तो इट स्टिल रिमेन्स अ वॉलंटियर आर्मी। बट यस, आई अंडरस्टैंड जो कंसेप्चुअली आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गया। चीमा साहब, इसमें 3 मुख्य पॉइंट है, 3 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये भी है, जैसे यूथफुल प्रोफाइल हमने बोली फौज की। दूसरी ये है कि बाकी लोगों ने अनाउंस कर दिया, उत्तराखंड ने भी अनाउंस कर दिया है कि दे विल गेट प्रेफरेंस इन सिलेक्शन इन द पुलिस। अब आप सुनेंगे 1-2 महीने में जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एक्चुअली सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सीएपीएफ भी बोलते हैं, उसमें जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ आपने नाम सुना होगा, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, वहां पे भी इनका एक अब्जॉर्प्शन होने की बात चल रही है। ये चीज है। तीसरी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि यस दे विल प्ले। देखिए, बेरोजगारी की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 5.5 साल नौकरी करी फौज में, ठीक है ना, 5.5 साल मैंने आई एम अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर, तो मैंने चीमा साहब एक्सटेंशन ले लिया। हमारे टाइम पे 5 साल की नौकरी प्लस 5 साल का एक्सटेंशन होता था, राइट। तो मेरे कुछ इश्यूज थे, पर्सनल, मेडिकल, मैं आई वॉज इन 2 माइंड्स, फिर मैंने एक्सटेंशन भी लिया क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था फौज छोड़ना, फिर मैंने उसके बाद छोड़ दी फौज। एनीवे, तो ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद वो बेरोजगार। देखिए, फौज आपको लाइफ की ऐसी स्किल्स देती है, मैंने आज तक कोई फौजी बेरोजगार नहीं देखा जिसने फौज छोड़ी, मैंने नहीं देखा किसी को। एंड आई बिलोंग टू द शॉर्ट सर्विस कम्युनिटी, एसएस ऑफिसर हूं मैं, और मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, कोई हो सकता है अपने पोटेंशियल से ऊपर गया हो, कोई अपने पोटेंशियल से नीचे गया हो, कोई अपने पोटेंशियल पे हो, लेकिन फौज आपको इतना इक्विप कर देती है कि आप अपना रास्ता निकाल लेते हो, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स अ गुड डील। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारे रिस्पेक्टेड वेटरन्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो इसको अपोज भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग इट फ्रॉम उनका भी ये है कि यार जो भी फौज के लिए हो ना, इतनी मोहब्बत है। अब वो होता है ना, किसी के लिए आप जब जिससे बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, तो वो बंदा कुछ भी, आपको कंसर्न होता है कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। सो इट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लव एंड अफेक्शन, जो वेटरन्स अपोज भी कर रहे हैं। तो इस चीज का सवाल नहीं है कि दे आर अगेंस्ट, नो, दे आर नॉट अगेंस्ट द आर्मी, बट यस डेफिनेटली दे हैव देयर कंसर्न्स एंड आर्मी इज टॉकिंग टू देम। फौज बात कर रही है,
Fauj is getting in touch with veterans individually also in this thing and trying to explain to them ये है. Many of them are now believing and some of them still have their reservations. और बिल्कुल अच्छी बात है ये. जब तक नियत मोहब्बत है, फौज से प्यार है, फौज से इश्क है, तब तक ठीक है मामला. और मुझे लगता है हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए. अच्छा, मेरे साहब एक और बात भी कही जा रही है कि फौज का इंडिया का तकरीबन जो डिफेंस बजट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सिपरी की मैंने लास्ट दफा देखा था, आई थिंक $76.6 बिलियन, आई थिंक $73.6 बिलियन. जी ऐसी है, जी ऐसी अच्छा, है. ये बताइएगा कि ये इतना बड़ा डिफेंस बजट है, कई लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये जो अग्निपथ स्कीम इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, बेसिकली ये जो सैलरीज एंड पेंशन बिल्स को कम करने के लिए जो है वो कराई जा रही है. तो इंडिया, और क्योंकि बहुत सारा पैसा तो वो सैलरीज में चला जाता है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और वो जो फौज को आइंदा जो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल वो जो टैक्स सेवी फौज है उसको बनाने के लिए आपको इस तरह के लोगों की जरूरत है. तो आप क्या समझते हैं, ये इतने बड़े मसाइल हैं कि चलो हमारे फाइनेंशियल मसले तो हमारे आपसे सारी बात आपसे, लेकिन आप क्या समझते हैं, ये क्या मसला पैसा है, पेंशन एंड सैलरी है, या मसला ये है कि एक नए किस्म के लोगों को, यंग लोगों को रिक्रूट करना जो टैक्स सेवी माइंड रखते हो और उनको और फ्यूचर वॉरफेयर की तरफ लेके जाना. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? मुझे ऐसा लगता है कि चीमा साहब, इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग. जैसे आपने बताया कि इंडिया का डिफेंस बजट अराउंड 75 बिलियन, हमसे 10 गुना ज्यादा है अमेरिका का, 700-750 बिलियन. हमसे बिल्कुल 10 गुना ज्यादा अमेरिका का है. पर अमेरिका भी ये 4-5 साल के लिए लेता है सोल्जर्स को, और ऑफिसर्स को भी लेता है 4-5 साल. अमेरिका को तो फिर कोई मसला होना ही नहीं चाहिए. और अमेरिका की फौज जो है वो इंडियन आर्मी से छोटी है. द अमेरिकन आर्मी इज फार स्मॉलर देन द इंडियन आर्मी. 8-9 लाख की होगी, हमारी तो फौज 13 लाख की है. तो उनकी तो फौज हमसे सिर्फ 60% है, 65-70% है. हमारी फौज उनसे बड़ी है, लेकिन इट इज स्टिल सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन अर्थ. तो ये जो चीज है ना, जो आपने बात करी पेंशन बिल की, ये बात सच है कि अ लार्ज चंक ऑफ द डिफेंस बजट. और एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैंने पाकिस्तान के बारे में सुना है कि जैसे आपका जो पेंशन का बिल है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिफेंस बजट. आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मुझे इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है लोगों से, तो इसलिए मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ. मुशर्रफ दौर में उन्होंने अलहदा कर लिया था, लेकिन आई थिंक बाद में इसको कर लिया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी जी. तो चीमा साहब, आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट, मुझे नॉलेज नहीं है पाकिस्तान के बारे में इतनी. लेकिन यहाँ पे क्या है कि 60-65% ऑफ द बजट गोज इन पेंशंस एंड गोज इन सैलरीज. अब बात ये है कि ये प्रॉब्लम, एक बात बताइए, चाइना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट ऑब्लिक लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप जैसे देखना चाहें. चाइना क्यों कर रहा है ऐसा? रशिया क्यों? रशिया मिलिट्री सुपर पावर, रशिया क्यों कर रहा है ऐसा? सभी लोग ऐसा नहीं कि इंडिया कर रहा है. ठीक है, कहीं कंस्क्रिप्शन है, कहीं जबरदस्ती है, कहीं पे वॉलंटियर है. जैसे अमेरिका में वियतनाम के समय कंस्क्रिप्शन हुआ करता था, लेकिन अब वॉलंटरी, अब कंस्क्रिप्शन नहीं है अमेरिका में. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एवरी कंट्री, इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर बजट की जी आपके पास पैसा है कि नहीं है. हर एक मुल्क जिसके पास पानी जैसा पैसा है वो भी ये कर रहे हैं, बिकॉज दे रियलाइज. देखिए, बात यह है कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है ना, ये हमारी एक किस्म की चलती चली आ रही है जब से 1857 के बाद ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, और फिर वो प्रॉपर एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी थी. पहले तो कंपनी बहादुर की फौज थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी. सो देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट 250 इयर्स इन द इंडियन आर्मी. लाइकवाइज फॉर द पाकिस्तान आर्मी, लाइकवाइज फॉर द पाकिस्तान आर्मी, सेम है. इसमें बेसिकली क्या है चीमा साहब कि यंग ब्लड, क्विक टर्नओवर, कम स्टैग्नेशन होगा, कम स्टैग्नेशन होगा. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो इसमें रहेंगे, दे विल गेट पुश्ड अप इनटू द सिस्टम. 15 साल का जो आपने बताया था, बिकॉज जवान का जो वो है, his pensionable service is 15 years. For officers it is 20 years. तो जैसे मैं हूं, अगर मैंने 5.5 साल करे, मुझे I don't get a pension from the army. मुझे फौज से पेंशन नहीं मिलती है. और बस, तो ये तो इसमें मिक्स एंड मैच है. आपने जो बातें बोली गलत नहीं है वो, that is also consideration I feel, and the other things are also consideration. But मैं ये तो एक और चीज कहना चाहता हूँ चीमा साहब कि जैसे लोगों ने बोला ना कि वो 6 महीने की ट्रेनिंग है, समथिंग लाइक दैट, 8 महीने की समथिंग, उसमें क्या सीखेगा बंदा ना, कि उसकी लंबी ट्रेनिंग होनी चाहिए. मुझे नहीं लगता. ये मेरा पर्सनल व्यू है. मैं जो समझता हूँ कि आजकल के बच्चे ना इतने टेक सेवी हैं. एक जमाने में जहां पे आपको इंडियन आर्मी बहुत
रैपिड रेट पे मॉडर्नाइज कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड पे आ रही है, यू नो, इंटरनेट और का इस्तेमाल, नॉट जस्ट इन ईमेल्स एंड ऑल, इन वॉरफेयर आई एम टॉकिंग अबाउट, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें इंडियन आर्मी डाल रही है। और इसके भी कई लेवल्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा सभी को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर चाहिए, बट इवन मैनेजिंग टेक्नोलॉजी ऑन अ डे टू डे बेसिस, यूजिंग अ टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट और अ टेक हेवी प्रोडक्ट, इफ आई मे यूज दैट वर्ड, तो ये सब क्या है चीमा साहब कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, दे आर, हम तो, मैं जब देखता हूँ कि नई जनरेशन में देखता हूँ ना, जो देखता हूँ मैं, छोटे बच्चे हैं आजकल के तारीख में, हम तो इनकी उम्र में बेवकूफ थे बिल्कुल, हमें तो पता ही नहीं था कुछ क्या चल रहा है। ये तो ऐसे ऐसे फोन चलाते हैं, मेरे पास फोन है एप्पल का, मुझे आज तक उसके पूरे फंक्शन समझ में नहीं आए, मैं व्हाट्सएप कर लूं बहुत बड़ी बात है, फोन कर देता हूं कभी आपको, कभी आपसे बात हो जाती है, व्हाट्सएप कर ले, आई डोंट अंडरस्टैंड माय फोन, बट आजकल के बच्चे दे विल टेल यू 25 थिंग्स। तो ये जो ब्रीड है, जो 17.5 साल की है, वही तो ब्रीड है ये, हु आर, तो इनको ट्रेन करना, ठीक है वो फौजी ट्रेनिंग है, थम खाली एक दो और दाएं बाएं और आगे पीछे, यू नो, खुली लाइन चल, और ये सब हो सकता है, इसमें टाइम जरूर लगेगा, बट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, दे आर 5 times faster than us, 5 or 10 times faster than us। हमें तो, हमारा तो बेड़ा ही गर्क था इनकी उम्र में, we didn't have that kind of understanding at all। बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरे साथ एक और जो बहुत बात की जा रही है वो ये है कि जो फौजी होता है वो नाम, नमक और निशान, यानी कि रेपुटेशन, बटालियन और कलर, इसके लिए लड़ता है। तो ये जो सोल्जर होंगे, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो अब मुस्तकबिल की फौज है, जिन्हें हम कीबोर्ड वॉरियर कह लें, या फॉर एग्जांपल ये टेक सेवी वॉरियर्स आ रहे हैं, तो ये आइंदा जो है वो फौज का स्टाइल बदल जाएगा। अब ये चीजें जो हम सुनते थे कि यार नाम नमक एंड निशान, जो कि इंडियन फौज में एक चलता है टर्म, वो जो है वो नहीं रहेगा, और टेक्नोलॉजी की जो है वो लोग जो गन भी नहीं चलाते होंगे, लेकिन कंप्यूटर पे बैठ के हम उन्हें कीबोर्ड वॉरियर कह लेते हैं, या उनको वेब आर्मीज, हम एक टर्म दी जाती है, वेब आर्मीज हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये नाम निशान और रंग जो है, ये दिस इज गॉन, या इसका इरा जो है आइंदा कुछ अर्से साल में ये चीज चली जाएगी, जिस तरह ये एक बात आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, ये जो अग्निवीर है ना, दे आर गोइंग टू गो फॉर कॉम्बैट ड्यूटीज, दे आर नॉट कीबोर्ड वॉरियर्स। मैंने जब ये बोला कि वो टेक्नोलॉजी समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्यूटर के आगे बैठेंगे, उनके हाथ में राइफल होगी, दे विल बी इन द इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड, ये लोग एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, सेलर्स बनेंगे, एयरमैन बनेंगे, जो भी बनेंगे वहां पे, जो भी होता है वहां पे रैंक स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से। पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि ये कहना कि नाम नमक निशान, देखिए नाम नमक निशान ना, ये इंडियन आर्मी के खून में सना हुआ है, ये उनके डीएनए में है, ये कहीं नहीं जा रहा। एंड नाम नमक निशान जो है, हम लोग कहते हैं इज्जत वफादारी दस्तूर, ये भी कहा जाता है फौज में, इज्जत वफादारी दस्तूर, यू नो, ट्रेडिशंस, ऑनर, लॉयल्टी, ये, इसके बिना तो फौज फौज नहीं रहेगी ना। इसके बिना इंडियन आर्मी, देखिए इंडियन आर्मी, वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैं, मेरे नेवी और एयरफोर्स वाले दोस्त बड़े गुस्सा हो जाते हैं, क्या तू आर्मी आर्मी करता रहता है यार। मैं मेरी थोड़ी सी आदत है आर्मी बोलने की, लेकिन आई मीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, विदाउट आवर ईथॉस, यू नो, वी आर नॉट पावरफुल बिकॉज हमारे पास ये हथियार हैं, S-400 है और ये वेपन, नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो हार्ड पावर हो गया। बट लड़ाई जो होती है ना, लड़ाई मोरालिटी से होती है, लड़ाई अपने ट्रेडिशंस और इथॉस से होती है, विदाउट इट्स ट्रेडिशंस एंड इथॉस देयर इज नो इंडियन आर्मी। फिर वो सिर्फ एक खोखला सा स्ट्रक्चर है। इंडियन आर्मी का मतलब ही ट्रेडिशंस और इथॉस है, हमारा डीएनए ही वही है। हथियार आएंगे जाएंगे, मुझ जैसे लाखों बंदे आए, लाखों बंदे चले गए, जिनका नाम कोई याद नहीं रखता, नाम नमक निशान वहीं पे खड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगेन ऑल रिस्पेक्ट टू देम, मेरे सीनियर्स हैं वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ना चीमा साहब की, हम लोग कहते हैं कि 4-5 साल में बंदे को क्या समझ में आएगा, है ना, वो नाम नमक निशान। हाउ ओल्ड वाज कैप्टन विक्रम बत्रा? कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, कारगिल की लड़ाई, उनकी क्या उम्र थी? हाउ ओल्ड वाज लेफ्टिनेंट मनोज पांडे? क्या उम्र थी उनकी? राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र, कारगिल, उनकी कितनी उम्र थी? ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, क्या उम्र थी उनकी? ये जितने भी आप परमवीर चक्र देख रहे हैं, जितने भी, उसमें से हैं कुछ जिनको 30s में मिला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अर्ली 20s में थे, कुछ तो अपने टीन्स में थे, कुछ तो अपने टीन्स में थे। अब एक बात बताइए, जो काम चीमा साहब, जो काम कर दिया
ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी ने, ठीक है, जो उन्होंने काम कर दिया। 19 साल की उम्र में उनको परमवीर चक्र मिला, है ना। 19 साल की उम्र में मैं कॉलेज के कैफेटेरिया में टेबल पे तबले बजा के समोसा खा रहा होता था। मैं, अरे आप, यू कम टू थिंक ऑफ इट, ऐसा नहीं है। ये जो नाम नमक निशान की आपने बात करी, बड़ी आई एम वेरी हैप्पी चीमा साहब कि आपने ये बात, देखिए नाम नमक निशान जो चीज है ना, दिस इज इंट्रिंसिक टू द इंडियन आर्मी। ये फौज से नहीं निकल सकती, इसके बिना फौज कुछ नहीं है। वी आर अबाउट ऑनर, लॉयल्टी, ट्रेडिशंस, करेज, स्ट्रेंथ, फेथ। ये कोई भी फौज हो, इंडियन आर्मी नहीं, कोई भी फौज हो, आप उससे निकाल दोगे वो खत्म हो जाएगी फौज, दैट्स इट। और ये कहीं चीज नहीं जा रही। और फिर मैं कह रहा हूं ना, आप, और मैं आपको 10 एग्जांपल और दे सकता हूं ना। ये जिन लोगों ने भी अपनी, आप देखिए कि कोई सीआई ऑप्स में वैली में जिसने अपनी जान दे दी, या नॉर्थ ईस्ट में किसी ने अपनी जान दे दी, या सियाचिन में अपनी जान दे दी। ये आप ये सियाचिन में, सियाचिन का 1984 में ऑपरेशन हुआ था अप्रैल में। एट दैट टाइम कैप्टन संजय कुलकर्णी, अभी वही रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल, कैप्टन संजय कुलकर्णी, वो 27-28 साल के थे। तो सारे के सारे ऐसे ही है ना ये, जो ये तीर मारते हैं, ये बड़े बड़े कारनामे करते हैं। आपका कारगिल में निशाने हैदर मिला था, कैप्टन करनैल शेर खान, आप यू नो हिज स्टोरी, कैप्टन करनैल शेर खान। और इंडियन आर्मी भी मानती है कि हाँ, अपने नाम पे पक्का उतरा है वो। उसके माँ बाप ने नाम शेर खान रखा, तो शेर था वो, ठीक है, वो लड़ा। उसकी क्या उम्र थी? मेरे इमीडिएट सीनियर थे एकेडमी में, आर्ची सर, मेजर पद्मपानी आचार्य। He was 6 months my senior in the academy. He lost his life. He was martyred in Kargil. He got महावीर चक्र। उनकी क्या उम्र थी? तो ये देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो जिसका होता है ना, जिसको बुलावा आता है ना, उसको फिर बुलावा आता है। वो बुलावा उसको 17.5 साल की उम्र में भी आता है, और जिसको नहीं आना होता ना, वो 45 साल की उम्र में भी नहीं आता। तो दैट इज व्हाट माय पर्सनल फीलिंग इज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब, इस बात को कंक्लूड करते हैं, लेकिन एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। इंडिया के फॉर्मर डीजीएमओ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, मेरे साथ भी अक्सर प्यार करते हैं, मेरे यूट्यूब पे आते हैं, मेरे शो पे आते हैं। उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि आप हर साल जो है ये 35,000 बंदा जो है ये मार्केट में छोड़ रहे हैं, और ट्रेन टू किल सोल्जर है ये। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कहा कि जी ये जो है वो जॉबलेस हो सकते हैं। चले, जॉबलेस को तो मैं पर्सनली नहीं मानता। उसकी वजह ये है कि एक फौजी जिसको कोई ना कोई जॉब तो मिल जाएगी, आपने भी पहले थोड़ी देर पहले ये बताया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी है। सो हाउ कम डू यू सी कि ये लोग जो है मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी है? इससे मुराद ये है कि ये जो फौजी हैं या जो फॉर्मर डीजीएमओ साहब हैं, भाटिया साहब, वो समझते ये हैं कि एक शख्स जो है उसने अगर प्रॉपर टाइम नहीं दिया फौज को, तो वो शायद ओन ही नहीं कर पाएगा। सो ये मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी हो सकती है। उसको वो मुआशरे में जाके फ्रस्ट्रेशन से या किसी और चीज से जो है वो कुछ गलत कर सकते हैं। तो आप समझते हैं, या आपकी असेसमेंट थोड़ी डिफरेंट है कि आप समझते हैं कि फौज में इतना मजबूत डिसिप्लिन होता है, इतनी ज्यादा जहां पे आपको करज सिखाई जाती है, वैल्यू सिखाई जाती है, वहां पेशेंस भी होता है, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं। तो ये लोग जो है वो उस तरह मार्केट सोसाइटी में जाकर मिलिटराइजेशन नहीं करेंगे, बल्कि दे विल बी जस्ट एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बट पॉजिटिव एडिशन होगा। सो ये जो मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब चीमा साहब, अब मुझे ना मार पड़वाओगे आप पक्का। आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया है, और वो भी आपने जनरल विनोद भाटिया का नाम लेके। When General Bhatia was commanding his unit ना, I was probably in primary school in my shorts running around, ठीक है, मैं हाफ पैंट पहन के भाग रहा होता था स्कूल में। तो मैं जनरल भाटिया सर की बात, मैं उस पर कमेंट करने मैं इतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं कमेंट करूँ, लेकिन मैं आपको अपने व्यू बता सकता हूँ। और मेरे जो व्यूज हैं उनका, जनरल भाटिया ने जो बोला था उनसे रिलेटेड नहीं है। मेरे व्यूज थोड़े से अलग हैं, ये मेरे व्यूज हैं। चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, अगर आप मुझसे पूछें एज गौरव आर्या, नॉट रिलेटेड टू जनरल साहब व्यूज बट माय ओन व्यूज, आई हैव फुल फेथ इन द रेजिमेंटेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। मैं ये मानता हूं कि कोई सिविलियन अगर अपने फौजी दोस्त के घर में ना गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने रह जाए, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। वो वर्दी ना पहने, उसके घर पे रहे, फौजी माहौल कंटोनमेंट में घूमे, उसकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, वो बंदा बन जाएगा।
ठीक है। हाँ, गलत एलिमेंट्स हर जगह हो सकते हैं, और ऐसी बात तो नहीं है कि फौजियों ने कभी बाहर जाके कुछ ऐसा काम ना करा हो फौज छोड़ने के बाद। आपने फिल्म देखी है ना पान सिंह तोमर? आपने पता नहीं देखी नहीं देखी? देखी पान मैंने, वो देखी है, हाँ, वो जो भागता है। हाँ, वो इरफान खान बहुत हो गए बल्कि। हाँ हाँ, तो वो पान सिंह तोमर तो इंजीनियर्स का था ना। हाँ। ही वाज अ नेशनल लेवल स्टीपल चेस चैंपियन, इंटरनेशनल प्लेयर था वो। तो हम्म, ठीक है, वो देखिए ये हो भी सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस कम होंगे। ये मेरा पर्सनल मानना है कि ऐसे केसेस कम होंगे चीमा साहब। और मेरा एक और चीज का ये मानना है कि आई थिंक द रेजिमेंटल सिस्टम इन द आर्मी इज फेयरली रोबस्ट, टाइम टेस्टेड है, 250 साल का। कोई आज का नहीं बना, 250 साल का है। और अब देखिए साहब, मैंने भी तो हथियार नहीं पकड़ा ना, मैं तो 5 साल 5.5 साल के बाद छोड़ दिया था। मैं भी तो आपके सामने बैठ के अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सो किसी एसएस ऑफिसर ने, आप छोड़ दीजिए ना, जवानों को छोड़ दीजिए एक लेवल पे, आप शॉर्ट सर्विस ऑफ, मेरे से 50-30 कोर्स सीनियर, और मेरे कई कोर्स बाद में तो 5 इयर्स का हुआ था। और कितने लोग थे जिन्होंने 5 साल के बाद छोड़ा? किसी ने हथियार नहीं पकड़ा, किसी ने कुछ नहीं करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जवान भी नहीं पकड़ेंगे हथियार, ऐसा कुछ मतलब अगर पकड़ेंगे तो देश की सेवा के लिए पकड़ेंगे। कोई चोरी डकैती टेररिज्म ऐसे गलत चीजों के लिए नहीं पकड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। फौज पे विश्वास है, रेजिमेंटल स्पिरिट पे विश्वास है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो जनरल विनोद भाटिया सर ने बात करी है, आई थिंक इस कंसर्न्स आर वैलिड। और आई थिंक गवर्नमेंट को इसको भी, इस चीज को भी देखना चाहिए कि यस, जब आप ऐसे 30,000 बंदे ना जिनको आपने AK-47 चलानी सिखाई हो, वो एक दिन पहुंच जाए कि थैंक यू, अब मैं आ गया हूँ घर। वैसे इंडिया में एक फायदा पता है क्या है चीमा साहब? आपको हथियार कुछ भी चलाना आता हो, आपको तोप चलानी आती हो, इंडिया में हथियार नहीं मिलते, बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं हथियार। ऑफ कोर्स पीपल इन द माफिया, पीपल इन गैंग्स एंड ऑल, दे विल हैव वेपन्स, बट एक आम आदमी के लिए हथियार पाना एक बहुत, इट्स अ हाईली डी वेपनाइज्ड सोसाइटी इन इंडिया। इसलिए गांव में तो आधी चीजें और लठ वट से सॉर्ट आउट होती है ना, मतलब किसी के पास लाइसेंसी वेपन हो तो हो, वरना ऐसे आम वेपन देखने को इंडिया में कम मिलता है। यू कैन, आप हिंदुस्तान में ना, आप साल बिता सकते हैं घूमते घूमते, आपको हथियार नहीं दिखेगा। जब तक आप किसी बैंक में ना चले जाएं और बैंक के सामने सिक्योरिटी गार्ड ना खड़ा हो, आपको नहीं दिखेगा। मुझे इतने साल से नहीं दिखा वेपन आसपास, आउट ऑफ सिविलियंस के हाथ में, मैं बात सिविलियंस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए लेट्स सी, ये ज़ाहिर बात है एक नया तजुर्बा है, बल्कि मैं देख रहा था हमारे दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग जेडी बख्शी साहब जो हैं, उन्होंने भी एक बड़ी जो है ना ट्वीट दागी हुई है, और सीधा ही वो कह रहे थे कि भाई अपने इंस्टीट्यूशंस तबाह ना करो, हमें चाइना और पाकिस्तान से खतरा है, और पैसे ना बचाओ, और जिसे कहते हैं ना, ये यूथ आर्म्ड फोर्सेस, उनको यूथ और एक्सपीरियंस चाहिए। 4 साल का टेन्योर जो है दैट इज़ नॉट गुड। सो ऑब्वियसली वो एक बड़ी कशमकश जो है ना वो चल रही है फौजियों के दरमियान। और लेकिन जारी बात है कि ऊपर बैठे जो लोग होते हैं वो एक और एंगल से सोच रहे हैं। हर बंदा जो बाहर है वो शायद और तरीके से सोच रहे होते हैं, वो उतने अपडेटेड नहीं है थ्रेट्स के हवाले से या जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं उस हवाले से। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, और मेरा ख्याल है कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज तो है अग्निपथ। लेट्स सी, इसको देखते हैं। ये सिर्फ मूवी की हद तक नहीं है इंडिया में, इसको हाँ, रियलिटी में जो है वो बिल्कुल। आई थिंक, मुझे उनका नाम भूल गया, वो कौन से एक्टर थे अग्निपथ में। तो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, यस। तो ये उसकी हद तक नहीं है। सो इट इज समथिंग कमिंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन जाहिर बात है जब तक इसका वो प्रॉपर ये लोग फौजी आएंगे नहीं मार्केट में, देखेंगे नहीं और वापस सोसाइटी में जाएंगे नहीं, यू कैन नॉट फाइंड आउट कि ये क्या होने वाला है। एनी हाउ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। thank you very much, Major Saab, for your time, थैंक यू, for थैंक यू always चलो सर। giving us an analysis and understanding of the things. आपके थैंक यू वक्त का चलो बहुत सर। शुक्रिया। थैंक यू चलो सर।